नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लास का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। और साइंस में अभी जो चल रहा है वो आपका फिजिक्स चल रहा है। इससे पहले आपकी क्लासेस कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, यानी मैंने आपको चैप्टर वाइज क्लासेस कराई हैं और चैप्टर वाइज क्लासेस में आपकी 14वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 13 क्लास हो चुकी हैं और इसके लिए आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उन प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर चैप्टर से मैंने रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे के एग्जाम से आए हुए सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था एक चैप्टर, आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम वेव्स को पढ़ने वाले हैं, तरंगों को पढ़ने वाले हैं। और तरंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं मैं उनको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस सेशन को शेयर जरूर कर दें और शेयर करने के बाद में अपने साथियों को यहाँ पे इन्वाइट करो। इन्वाइट करने के बाद आप उनके साथ में यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करें और एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे अपना है, ठीक है। और गौरी गौतम, अनुज कुमार, गुड इवनिंग, कैसे हैं? बढ़िया हैं? आप बताइए आप लोग कैसे हैं। और अब मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी से समझ में आ रही होगी। अब वीडियो जो है वो रुकी तो नहीं है। आप एक बार बता सकते हैं कि मेरा आवाज़ और वीडियो सही चल रहा है या नहीं? ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिए, तब तक मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है आपका वेव। हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका वेव को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तरंग। अब ये तरंग होती क्या है? आपने देखा होगा कि जब कभी डिस्टरबेंस होता है, अब डिस्टरबेंस कैसा कि जैसे कोई भी चीज है उसमें अगर डिस्टरबेंस आ जाए, त्रिशा शर्मा, हाँ बिल्कुल बढ़िया। अगर क्लास अच्छी चल रही है तो अब क्लास को देखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब आपको टाइम नहीं मिलने वाला कि आपको शेयर करना पड़े। तो अब अगर चाहते हैं, लगता है कि आपको मैं शेयर कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं वेव की बात करूंगा कि कोई भी विक्षोभ हो। अब विक्षोभ क्या होता है? विक्षोभ होता है जहां पर आपका कोई भी यानी डिस्टरबेंस आ जाए, तो डिस्टरबेंस की वजह से क्या बन जाएगी? डिस्टरबेंस की वजह से हमेशा वो क्या बनेगी? वही तरंग बन जाएगी। तो यहां पे क्या बताया मैंने कि कोई भी आपका शांत पानी है, शांत पानी में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है तो तरंग नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही वहां पे आप डिस्टरबेंस के लिए पत्थर डालते हो, तो पत्थर डालने पे क्या हो जाता है कि वहां पे आपकी तरंगें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक डिस्टरबेंस नहीं होगा तरंग नहीं बनेगी। और यहां पे ये जो है डिस्टरबेंस होने के बाद में अब वेव की बात करें तो ये दो टाइप की वेव बनती हैं। और दो टाइप में आपकी कौन कौन सी वेव आती हैं? एक वेव आती है जिसे हम कहते हैं यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव कहते हैं, जिसमें कहते हैं यांत्रिक तरंगें। और एक होती हैं अयांत्रिक तरंगें यानी नॉन मैकेनिकल जो होती हैं। अब इन अयांत्रिक तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। तो यहां पे आपको यह भी याद रखना है कि अयांत्रिक तरंगें और यांत्रिक तरंगें दो टाइप के यहां पे वेव के टाइप होते हैं। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा यांत्रिक के लिए, यांत्रिक में कभी भी किसी के लिए यहां पर मीडियम की आवश्यकता होगी। तो यहां पर इन माध्यम यानी वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी इनको चाहिए कोई ना कोई मीडियम। और जब अयांत्रिक की बात करेंगे तो यहां पर इनके लिए माध्यम की आवश्यकता यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात याद रखना है आपको। जैसे आपने देखा माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को नहीं होती है, तो प्रकाश कैसी होगी? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हो जाएंगी। मैंने बोला गामा किरणें हैं, एक्स रेज हैं, ये कैसी तरंगें हैं? ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं साउंड, तो साउंड क्या होगा? तो साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साउंड कौन सी होगी? वो आपकी यांत्रिक तरंगें होंगी। अब यांत्रिक तरंगों की जब मैं बात करूंगा तो ये यांत्रिक तरंगें भी आपकी दो टाइप की होती हैं। और दो टाइप कौन से होते हैं? एक होती है आपकी अनुप्रस्थ और दूसरी होती है आपकी अनुदैर्ध्य। तो ये दो टाइप आपको देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी होती हैं और आपकी अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंगें वो होती हैं जब आपकी वेव जो है, आपने देखा होगा कि वेव जो है वो इस टाइप से चलती है। यहां पे वेव जो है वो इस टाइप से चलेगी। अब ये टाइप आप कब देखोगे? रस्सी में। रस्सी जो होती है ना, तो रस्सी को आप इस तरीके से झटकोगे ना तो क्या होगा? तो ये वेव चलने लगेगी, इस टाइप से चलेगी वेव की तरह पे। अब वेव की तरह पे मैंने बोला कि अगर यहां पे मैं पत्थर को लगा दूं, ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूं क्योंकि फिर बाद में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस जगह पे मैंने पत्थर को लगा दिया यानी पत्थर बांध दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा? अब इसको इस तरीके से झटका लगाऊंगा तो क्या होगा?
तो हमारी जो तरंगे हैं वो तरंगे तो सीधे जा रही होंगी, लेकिन पत्थर की जो गति होगी वो या तो ऊपर होगी या फिर नीचे होगी। तो आप समझो कि तरंगों की गति तो ये जा रही है, लेकिन पत्थर जो है वो कहां जा रहा है, पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए इन्हें लंबवत किरणें भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तरंगों की जो गति है वो तो सामने है। यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर इसे लंबवत किरणें भी कहेंगे, ये बात याद रखना। जब मैं अनुदैर्ध्य की बात करूंगा तो यहां पे होता है कंपन, और जब कंपन होगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई, अगर मैंने बोला कि यहां पे कोई कण है, मॉलिक्यूल है, इसमें कंपन होगा तो कंपन या तो आगे होगा या फिर पीछे होगा, तो ये गति क्या कहलाएगी। तो यहां पे जो तरंगों की दिशा है वो कैसी है, वो सीधे है, यानी तरंगों की दिशा कहां पर है, तो बिल्कुल सीधे है। कण जो है वो तरंगों की दिशा में ही क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका मतलब है यहां पे एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा या फिर बनेगा 180 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तरंगें कैसी होती हैं, समांतर होती हैं या फिर समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि लंबवत किरणें कौन सी, लंबवत तरंगें कौन सी होती हैं, वो अनुप्रस्थ होती हैं, और समांतर कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। इतनी बात समझ में आई। थैंक्स अनुज। त्रिषा शर्मा। चलिए यहाँ पे अनुज कुमार बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि इस चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे जब कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, वहां पर तरंग उत्पन्न होंगी, तरंगे बनेंगी। तो तरंगे यहाँ पे दो टाइप की होती हैं, एक होती है यांत्रिक और एक अयांत्रिक। यांत्रिक की बात करेंगे तो ये यहाँ पर मीडियम की आवश्यकता होती है। तो दो टाइप की होती है, एक अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य होती है। अनुप्रस्थ जो होती है तो जहां पर वो इस टाइप से चलेगी यानी लंबवत चलेगी, तो यहाँ पे तरंगों की दिशा कैसी होगी, लंबवत होगी, तो इसका मतलब है ये अनुप्रस्थ है। और तरंगों की दिशा समांतर होगी तो कैसी होगी, वो अनुदैर्ध्य है। और जब यहां पे अयांत्रिक की बात की जाएगी तो इनमें प्रकाश के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश कैसा है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है क्योंकि वहां पे मीडियम की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पे मैंने बता दिया, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस बताते हैं। तो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अभी बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे ए कहता है भाई अल्फा किरणें हैं, बी कहता है श्रव्य तरंगें, सी है आपका एक्स किरणें और डी है यहाँ पे बीटा किरणें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी कहलाती हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने सुना होगा जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मीडियम की आवश्यकता किसे नहीं होती, गामा किरणों को नहीं होती, ये भी बात सही है। अल्ट्रावायलेट के किरणों को नहीं होती। चमगादड़ जो है वो क्या छोड़ता है, अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ता है। जैसी वो वेव आपके जाती है तो मीडियम की जरूरत नहीं होती उसे, लेकिन वो किसी से टकराती है तो वापस लौट के आ जाती है, तो उस वजह से चमगादड़ उड़ता है। तो आपका अल्ट्रावायलेट किस में आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा। प्रकाश किस में आएगा, प्रकाश भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों में आएगा। रेडियो वेव किस में आएंगी, तो रेडियो वेव भी इसमें आएंगी। और एक्सरे किस में आएगा, वो भी इसी में आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास में, ऑप्शन हमारा बचा ऑप्शन नंबर सी। एक्स रेज जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है जी, जय हिंद रूबी गौतम। अनुज का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गौरी का आंसर सी है। तो ए आपका नहीं है। अल्फा किरणें, श्रव्य किरणें, बीटा किरणें, इन तीनों को मीडियम की जरूरत है। तो यहां पर ये कौन सी हो जाएंगी, ये कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होंगी, ये मैकेनिकल वेव हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब आता है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ऑप्शन आपके सामने है, लाल है, बी कहता है भाई नारंगी होती है, सी कह रहा है भाई नीला है और डी कहता है बैंगनी होती है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य नहीं, कम, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। हेलो चश्मिश, अरे अच्छा किसी और से कह रहे हो, मैंने तो चश्मा पहना भी ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आपने एक वर्ड सुना होगा जब आप पढ़ते होगे, तो यहां पे आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं VIVGYOR, विवग्योर के वर्ड पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। गौरी गौतम ने बता दिया ऑप्शन नंबर बी नारंगी की। तो मैं बता देता हूं हमारा ये क्या है, विवग्योर के नाम से आपने सुना होगा। 7 रंग होते हैं, तो 7 रंग की बात करेंगे तो ये जो 7 रंग लिखे हैं तो ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। तो यहां पे क्या होगी, तरंग दैर्ध्य जो होगी यानी वेवलेंथ जो होगी उसके बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं।
अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है कि विव की ओर में आपका वी जो है वो आपका बैगनी रंग है, वायलेट रंग है। तो वायलेट की कैसी होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और ये आपका इंडिका है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और लास्ट में आता है रेड। तो रेड जो होगा, इस रेड की सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, तो यहां पर सबसे कम सबसे पहले आपका वी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है वॉयलेट और जिसका मतलब होता है बैगनी। तो बैगनी की जो तरंग दैर्ध्य है ये सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा होती है आपकी रेड की। इसी वजह से आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं ना, वो ऑप्शन रेड कलर में दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई भी दे जाएंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से स्टॉप जो होता है ना, सिग्नल जो होते हैं ना, सिग्नल में स्टॉप का जो रंग होता है ना, स्टॉप करने के लिए, तो सिग्नल में रंग जो होगा रेड, वहाँ उसका मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। तो स्टॉप करने का मतलब उसको रेड क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, ये बहुत दूर तक हमें दिखाई दे जाता है। तो किसी तरंग के कण के द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग जितनी दूरी तक तय करती है, जितनी दूरी तय करेगी, उसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा रेड की, सबसे कम आपकी वॉयलेट की। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इन लोगों का आंसर क्या हुआ है, ऋतु कुमारी का आंसर डी है, अनुज ने आंसर बी बताया, रूबी गौतम का डी है, गीता सागर गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड आपका यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। मैं साइड में हट गया हूं क्योंकि कल यही बोला गया था कि सर साइड में हटो। अब साइड में हटो तो उसके लिए मैं पहले से ही साइड में हट गया हूं। अब आपको यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पे दिया गया, एक तरफ दिया आपका कथन, यानी आपका कथन दिया गया है, असर्शन दिया गया है। दूसरा है आपका कारण, यानी यहाँ पे उसका रीजन दिया गया है। तो यहाँ पे इन कथन और कारण के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि पहला कहता है कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो व्याख्या अच्छे से नहीं कर पा रहा। बी कहता है कि दोनों तो सही हैं, लेकिन अच्छे से व्याख्या की है इसने कारण ने। सी कहता है भाई दोनों ही गलत हैं। और डी कह रहा है दोनों नहीं, अब कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो कौन सा आंसर होगा, क्या है सर जी, ओनली सपोर्ट कर रहा हूं, ओनली सपोर्ट बस। चलिए बताइए, बता आंसर क्या होगा। देखो इसमें क्या होगा मैं बता दूं, यहां पे लिखा है अभिकथन दिया है, जब वेग स्थिर, वेग को स्थिर माना है, तरंग दैर्ध्य जो है उसको आधा कर दिया गया है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये कथन दिया गया है। अब कारण क्या दिया गया है कि वेग इक्वल होता है आवृत्ति इनटू तरंग दैर्ध्य। ये इन्होंने फॉर्मूला बताया। इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, क्या हो जाएगा। तो आंसर कैसे होगा, देखो अभिकथन क्या होता है आपको पता है, फॉर्मूला जो लिखा है, कारण तो यहां पे लिखा है जो वेग बराबर आवृत्ति इनटू तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन एफ होता है। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को, v यहाँ पे वेग को और लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को बताता है। तो कारण यहाँ पे सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूं कि लैम्डा जो है वो यहाँ पे वेग को जब स्थिर कर दिया जाए, तो वेग को मैंने स्थिर कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया, तरंग दैर्ध्य आधी कर दूं, तो तरंग दैर्ध्य क्या करना है मुझे, तरंग दैर्ध्य को आधा करना है। तो अगली जो तरंग दैर्ध्य बनेगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 लैम्डा 1 हो जाएगी। इसको लैम्डा 1 मान लो, तो लैम्डा 2 इक्वल टू हाफ लैम्डा 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला में मान रख दो, क्योंकि हमें आवृत्ति बतानी है। तो आवृत्ति किसकी बतानी है, दूसरी आवृत्ति बतानी है, किसके अकॉर्डिंग, पहली के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे F2 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो F2 के लिए लिखेंगे क्या, लैम्डा 1/λ2, क्योंकि यहाँ पे ये क्या उल्टा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/λ2। और F1 के लिए लिखेंगे 1/λ1, तो लैम्डा 1 क्या है, तो यहाँ पे 1/λ1 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F2 इक्वल टू अपॉन लैम्डा 1/λ2। ठीक है, अब करना क्या है, जो हमें बताया गया यहाँ पे कि अगर मैं लैम्डा 2 को आधा कर दूं, तो यहाँ पे आधा कर दो। आधा करने पे क्या होगा, आधा करने पर ये हो जाएगा लैम्डा 1/2 लैम्डा 1, लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो जगह यहां बची नहीं है। इसको मैं करता हूं इस साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, F2/F1 इक्वल क्या हो जाएगा 2, और यहां पे F2 इक्वल टू हो जाएगा 2F1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी, पहली वाली की दुगनी हो जाएगी। मैंने इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया। तो अब मुझे क्या बताना है कि भाई अभिकथन भी सही है,
कारण भी सही है। और कारण सही व्याख्या क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके फॉर्मूले से मैंने इसका यूज करके आंसर निकाल दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो अविकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अविकथन की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कितनों का बी आया है? ऋतु कुमारी का, गौरी गौतम का और गीता सागर का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? हमें यहां पे बताना है कि तरंग की जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं में से इन चारों में से कौन सी नहीं है। आपको पता है कि अभी मैंने तरंग दैर्घ्य की बात करी थी, तो इसका मतलब क्या है? वेव के लिए वेव लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे जब वेव होगी तो वेव कितनी दूरी तक जा सकती है उसके बारे में कौन बात करता है? भाई तरंग दैर्घ्य बात करता है। आयाम की बात करूंगा तो आयाम क्या होता है? आयाम जो होता है, जैसे आपकी ये आपकी तरंग दैर्घ्य के लिए हमने बनाया, तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य जो इस तरीके से अगर चलेगी तो ये कितनी हाइट तक जाएगी ऊपर और कितनी हाइट तक ये नीचे तक जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो माध्य अवस्था से या साम्य अवस्था से जो आयाम जो निकलेगा कि कितनी ऊंचाई तक, कितना अधिकतम ऊंचाई ये प्राप्त करती है और कितनी नीचे की ऊंचाई में कहते ना कितनी गहराई तक ही जाती है। तो यहाँ पे शृंग की ऊंचाई और गर्त की गहराई दोनों को मेजर करने के लिए हम आयाम का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आयाम जो है वो तरंग की विशेषताओं में आएगा। बचा आपका आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है? कंपन। और वेव के लिए भी क्या चाहिए? कंपन। तो इसका मतलब क्या है? आवृत्ति भी है। बचा क्या आपके पास में? और माध्यम बचा। तो माध्यम इसकी विशेषता नहीं है। अभी मैंने बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आपके लिए इसके लिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर बी आंसर गलत है। बीएसएफ एससीएम की तैयारी आप लोग नहीं कराओगे हमको लग रहा है भाई। बीएसएफ एससीएम की तैयारी, हाँ ये बात सही है कि हम लोग यहाँ पे बीएसएफ की तैयारी नहीं करा रहे हैं। हम लोग अभी आरआरबी की यानी रेलवे की एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और उसके अलावा एसएससी की एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। और यहाँ पे आरओ का भी बैच धीरे धीरे आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर बचा आपका सीटेट, तो सीटेट का भी बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी बीएसएफ के लिए यहाँ पे अभी यहाँ पर हमारे पास में कह सकते हो कि हम लोग तैयार उसके लिए अभी नहीं है। ठीक है, 3 का भी था। अच्छा 3 का भी था, 4 का तो डी है ना। ऋतु कुमारी का आंसर ए। ऋतु कुमारी भाई गलत है ये ऑप्शन नंबर ए। तरंग दैर्घ्य कैसे? तरंग दैर्घ्य तो विशेषता होती है, वेवलेंथ तो विशेषता होती है। तभी तो बताते हैं कि रेड का कलर कैसा, रेड हमें दूर से दिख रहा है, वॉयलेट जो है वो आपका में कम, बहुत कम दिखाई देता है। ये तो गलत हो गया ना। हाँ जी, आवृत्ति। आवृत्ति कैसे हो जाएगा? आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में कण द्वारा किया गया कंपन आपकी आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति कैसे हो जाएगा भाई? आवृत्ति यहाँ पे वेवलेंथ, यहाँ पे आवृत्ति की जरूरत होती है। यानी कंपन, कण जो होगा वो क्या करता है? कंपन करता है। और आपको मैंने अभी बताया था कि अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं वो क्या करती हैं? कंपन करती हैं। और कंपन का पता लगाने के लिए कि कितना कंपन किया गया है उसको पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ पे तो ये गलत होगा भाई। भाई इस बात के लिए धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो बीएसएफ की अभी नहीं चल पा रही है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर आपके एसएससी और रेलवे की तैयारी कराने वाले हैं। और इसके अलावा सीटेट की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीटेट का भी बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर धीरे धीरे हम चीज़ों को अगर स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब वही बात है कि अब बीएसएफ का नहीं हो पा रहा, तो वो मैंने आपको अभी से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आपको लगे कि हाँ सर नहीं हो पा रहा, आप बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, लेकिन पहले ही बता देता हूँ नहीं हो पा रहा है अभी। अगर आप सपोर्ट फिर भी जारी करते हो तो ये तो भाई धन्यवाद कहने वाली बात है कि फिर भी थैंक यू भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा? तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति अगर बढ़ा दी जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहेगा, कह रहा है भाई ऑप्शन आपके सामने। पहला कहता है बढ़ जाएगी, बी कहता है समान रहेगी, सी कहता है घट जाएगी और डी कहता है दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है सर यूपीएससी की तैयारी कौन कराएगा? तो सर यूपीएससी की तो नहीं, अभी यूपीएससी के लिए आपको मैं बता दूं अभी आरओ का हमने बैच नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। क्योंकि अभी आपको पता आरओ का एग्जाम आने वाला है, तो जिसके लिए हमने अभी हिस्ट्री की सीरीज चलाई है जो अभी कई 4 दिन से चल रही है। तो आज आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग क्लास में अगर आप जाओगे तो वीडियो या फिर कह सकते हो प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो अखिल सर के द्वारा आपको हिस्ट्री की क्लासेस दी जा रही हैं। तो वहाँ पर आप जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, और आपको खुद समझ में आएगा कि
यहाँ पर किस तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अगर आपको समझ में आएगा तो आप खुद वहां पर वीडियो को लाइक भी करोगे और उनसे पढ़ना स्टार्ट करोगे भी। ठीक है भाई। रितु कुमारी ने आंसर दे दिया है सी। तो मैं बता दूं यहाँ पे अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था जो सही था। सही क्या था कि तरंग दैर्घ्य जो होती है वो क्या होती है, v अपॉन एफ होती है, जहां पे b क्या है, यहाँ पे b आपका वेग है और f फ्रीक्वेंसी है जिसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर अगर मैं वेग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तरंग की और आवृत्ति की बात करूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए लैम्डा। तो अब आप एक बताओ, लैम्डा होता है क्या, लैम्डा को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ये भी आपने समझ लिया। तो यहां आपके पास में क्या पूछा गया है कि अगर मैं आवृत्ति बढ़ा दूं, तो अगर जो आपका डिवाइड हो रहा है उसको मैं बढ़ा दूं, मैंने यहां पे f को बढ़ा दिया, तो आप एक बताओ तो लैम्डा का मान कम आएगा कि नहीं आएगा। जब आपके पास में डिवाइड की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो आपका लैम्डा का जो मान है वो क्या होगा, लैम्डा का मान कम आएगा। हमसे क्या पूछा है, आवृत्ति बढ़ा दी है, तो आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होगा, लैम्डा का मान कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर ये घट जाती है। तो यहां पे वेवलेंथ जो है वो घट जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऋतु कुमारी का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऋतु कुमारी के अलावा किसी का भी आंसर नहीं आया है। भाई मैंने पहले ही समझा दिया था कि लैम्डा, अभी पहला वाला क्वेश्चन ही हमने पढ़ा है फिर भी। अब रूबी गौतम ने भी आंसर दे दिया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 भी, अब मुझे इसके लिए भी साइड होना पड़ेगा क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप मुझे, आपको दिखता नहीं है जब मैं खड़ा होता हूँ। भाई मेरी लंबाई इतनी तो है नहीं वैसे। क्वेश्चन आता है मिलान करना। यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी हैं, दूसरी तरफ में दिया है कि इनका यूज क्या है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग मुझे आंसर बताना है कि कौन से का कौन सा आंसर होगा। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, हम शुरुआत में बचपन से यही करते आ रहे हैं, मैचिंग करना। तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, पहला कहता है रेडियो तरंगें जो होती हैं यानी रेडियो वेव्स जो होती हैं इनमें से किसके लिए यूज की जाती हैं। तो आपने देखा होगा रेडियो वेव्स की जो तरंगदैर्घ्य होती है लंबी होती है। तो यहां पर हम किसके लिए यूज करेंगे, तो आप इन चारों में से देखो कौन सा यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पे, आप जो फोन चला पा रहे हो ना, सेलुलर जो हम फोन यूज कर पा रहे हैं, फोन में जो इंटरनेट चल पा रहा है, हम रेडियो जो चला पाते हैं, टेलीविजन का यूज कर पा रहे हैं, यूट्यूब आप जो देख पा रहे हो ना, वो किस वजह से देख पा रहे हो, वो रेडियो वेव्स की तरफ से देख पा रहे हो क्योंकि हमने सैटेलाइट्स भेजे हैं, उन सैटेलाइट से यहाँ पे रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आ चुका है। चलो देखते हैं, तो पहले का यानी पी का हो जाएगा क्या, पी का यूज क्या है सेलुलर फोन में, यहाँ पे आंसर हो गया पी का थर्ड। अब आगे बात करते हैं माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, यानी सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं। तो सूक्ष्म तरंगें जो माइक्रोवेव्स होती हैं, जो रडार होता है ना, रडार से विमान का नेविगेशन पता किया जाता है, विमान को यहाँ पे नेविगेट करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। तो भाई क्यू का क्या हो गया, क्यू का हो गया सेकंड। अब बचा अवरक्त किरणें, इन्हें कहते हैं हम इंफ्रारेड। तो आप टीवी चलाते होगे और टीवी चलाते होगे तो एक जगह पर आप बैठ जाते हो, टीवी आपकी दूर होती होगी, क्या करते होगे, रिमोट से उसको यूज करते हो। तो रिमोट जो यूज कर रहे हैं ना टीवी के लिए कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए जो यूज किया रिमोट का, वो किस वजह से कर पा रहे हैं, वो इंफ्रारेड की वजह से कर पा रहे हैं। तो इंफ्रारेड जिसे हम अवरक्त किरणें कहते हैं, और इंफ्रारेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी अवरक्त किरणें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट जो होते हैं उनके लिए यूज किया था, रिमोट कंट्रोल के लिए किया जाता है। गामा किरणें बची, गामा रेज जो होती हैं इनके अंदर क्या होती है, वेधन क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो उच्च वेधन क्षमता के कारण यहाँ पे कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं उनको नष्ट करने के लिए इनकी दवाई के रूप में इसका यूज होता है। तो गामा किरणें किसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आप बताओ कौन सा आंसर होगा, पी का थर्ड, क्यू का सेकंड, आर का फर्स्ट और एस का 4। तो पी का थर्ड, क्यू का सेकंड, आर का फर्स्ट, एस का 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया था वो बहुत सही आंसर दिया है। रूबी गौतम ने दिया है, ऋतु कुमारी ने, प्रगीता सागर ने, सभी ने आंसर दिया सी। सर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कराते हो और एसएससी जीडी की, तो आप यूपीएससी की भी क्लासेस पढ़ाओ, आप अच्छा पढ़ाते हो। तो यूपीएससी की क्लासेस अभी धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है। मैंने बताया ना कि चीज़ें धीरे धीरे ही स्टार्ट होती हैं। अब अचानक एकदम कहते हैं ना, अचानक से पूरा लोड लेके बैठ जाओ फिर कुछ ना कर पाओ, उससे तो बेटर है कि धीरे धीरे किसी भी चीज़ को करना। तो वही हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे अभी एसएससी जीडी चल रहा है, एसएससी जीडी के साथ में एनटीपीसी चल रहा है, धीरे धीरे स्टेप लेंगे। एक स्टेप हमारा बढ़ चुका है जो हमारा क्या है, आरओ एआरओ के लिए है। इसके अलावा एक और स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, यानी जो हमारा टीचिंग लाइन में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेके भी आएंगे हम सीटेट का। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं हो सकता।
रूबी गौतम, गीता सागर, हाँ बिल्कुल सी आंसर है, बहुत अच्छा आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। इसका आंसर आपको देना है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। ए कहता है ध्रुवित, बी कहता है परावैंगनी जिसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं, सी कहता है अवरक्त जिसे इंफ्रारेड कहते हैं, और डी कहता है एक्सरेज जिन्हें एक्सरेज ही कहते हैं। तो यहाँ पे यानी किस प्रकार का प्रकाश होगा इनमें से जो टीवी के रिमोट से उस उपकरण को क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है और जिसे वो कंट्रोल करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने 5 पढ़ा था क्या, अच्छा 6 पढ़ा था, 6 का आंसर सीधे 5 का आंसर आ रहा है। गीता सागर ने आंसर दिया। गीता सागर आपका वीडियो मुझे लगता है पीछे चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है और आप दे रहे हो आंसर 6 का। तो अगर आपका वीडियो पीछे चल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा 10 सेकंड का आता है ना, वो 10 सेकंड डबल क्लिक करके, तो डबल क्लिक करके आप धीरे धीरे आगे आ जाओ, बिल्कुल लाइव क्लास पे आ जाओ। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इंफ्रारेड वाला जो होगा, अभी मैंने बताया कि जो अवरक्त किरणें होती हैं यानी इंफ्रारेड जो होती हैं, ये अपने आप में वास्तव में कैसी किरणें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, वेव्स होती हैं। अब इनके पास में क्या होता है, जब हम बात करेंगे इनका यूज जो होगा वो रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। तो रिमोट कंट्रोल से हम क्या करते हैं, टीवी को ऑन करते हैं, टीवी को ऑफ करते हैं, चैनल को बदलते हैं। तो इन सब के लिए जो यूज कर रहे हैं, हम एक जगह से बैठे बैठे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी किरणें, ये अवरक्त किरणें हैं। अवरक्त किरणें हमने पढ़ा था इंफ्रारेड, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं अवरक्त किरणें। तो ये भी आप याद रखना। रूबी गौतम ने आंसर दिया है 7 का सी आंसर, बाकी किसी का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो ये कहूंगा कि हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने साथियों को शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा कि उनको भी पता चले कि यहाँ पे साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं और अदर क्लासेस भी, आपकी आरआरबी एनटीपीसी के अलावा एसएससी जीडी की क्लासेस भी चल रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं, उन अनुदैर्घ्य तरंगों में कण जो होते हैं वो संचरण की दिशा यानी एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो वो कंपन करते हैं। किस टाइप से कंपन करते हैं। ए कहता है भाई लंबवत करते हैं, बी कह रहा है भाई प्लानर की तरह करते हैं, सी कहते हैं अर्धवृत्ताकार की तरह करते हैं, ऑप्शन नंबर डी कहता है भाई समानांतर करते हैं। तो क्या आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंगों का। रूबी गौतम शेयर करते हैं लेकिन कोई आता ही नहीं है। हाँ ये भी ठीक है भाई, कर तो देते हैं लेकिन भाई किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना बुला सकते हैं, करना अलग बात है। ठीक है, शेयर कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए भी धन्यवाद बनता है। जीतो कुमारी ने दिया है ऑप्शन नंबर ए लंबवत। और गीता सागर सर मैं गौरी को पकड़ कर लाते हैं। अब गौरी कौन है यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, तो आपने देखा कि एक आती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगें, हमने अभी वेव्स पढ़ा था और वेव्स में हमारी मैकेनिकल वेव्स होती थी। और मैकेनिकल वेव्स होती है आपकी कौन सी, एक होती है आपकी मैकेनिकल की बात करूंगा, मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बात करी मैकेनिकल की, तो यहाँ पे पहली होती है आपकी अनुदैर्घ्य और दूसरी है आपकी अनुप्रस्थ। जब मैं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ की बात करूंगा तो यहाँ पे हमसे पूछा गया अनुदैर्घ्य के बारे में। तो अनुदैर्घ्य के बारे में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कण है, या फिर मैं बात करूँ कि कोई धनी की बात करता हूँ, तो हम क्या करते हैं जब कोई ठोस कण होगा यानी ठोस है ये, तो इस पे मैं क्या करता हूँ, इस पे मैंने यहाँ पे मैंने इसको विक्षोभ यानी विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब किया तो थोड़ी सी आवाज आई, तो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। तो वो आवाज क्यों सुनाई दे रही है कि जैसे ही मैंने इसको डिस्टर्ब किया, इसके जो कण होंगे ना वो कण यहाँ पे क्या करेंगे, कंपन करने लग जाते हैं। तो कण कंपन करेंगे यहाँ से आगे और यहाँ से इस तरीके से, तो ये इस तरीके से कंपन करेंगे। अब आगे वाला जो कण होगा उस आगे वाले कण को क्या करेंगे, इस आगे वाले कण को भी यहाँ पे क्या करेंगे, धक्का देंगे, तो ये भी क्या करेगा, ये भी कंपन करने लगेगा इस साइड। तो ये आगे वाले को तो कंपन करेगा, जिस वजह से हमें क्या है, ध्वनि सुनाई दे जाती है। तो यहाँ पे माध्यम की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे हमको ध्वनि सुनाई देती है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों की जब मैं बात करूंगा तो कण कैसे कंपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपन का मतलब है वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेट कर रहे हैं एक आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ में जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समानांतर। ठीक है,
अनुप्रस्थ की बात करें, मैंने बताया कि कोई भी आपकी रस्सी हो, रस्सी में हम जिस तरीके से तरंगे बना देंगे तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे अगर मैंने पत्थर या कोई भी चीज वहां पे लटका दी तो आपको देखोगे तो पत्थर तो जो गति करेगा, पत्थर तो ऊपर जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन तरंगों की जो दिशा होगी वो इस साइड होगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तब इसे हम कहेंगे लंबवत। यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, तब लंबवत कहेंगे। तो बताओ, अनुदैर्ध्य पूछा है, अनुदैर्ध्य ये है, अनुदैर्ध्य में कंपन होगा, कैसा कंपन होता है, समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा होगा, 7 का सी, गीता सागर नहीं, सी नहीं होगा। ऋतु कुमारी डी आंसर सही है, गीता सागर अब डी सही है। अब सभी का आंसर सही है, पैरेलल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विरलीकरण क्या, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब कैसा होगा, ये पूछना है। यानी हवा का जो प्रेशर है वो कैसा हो ये बताना है, हवा का प्रेशर बताना है। ए कहता है प्रेशर जो होगा वो निम्न हो, बी कहता है भाई उच्च हो, सी कहता है समान रखा जाए, और डी कहता है इसे निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। तो बताओ बिरलीकरण होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। यहां पे बिरलीकरण की बात आ रही है, बिरलीकरण कहते हैं रेयरर मीडियम। क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। तो यहां पे विरलीकरण की मैं बात करूंगा, ये होता है आपका रेयरर मीडियम। ठीक है, और एक होता है आपका सघन, विरल और सघन। सघन का मतलब क्या होता है, सघन का होता है डेंसर। तो यहाँ पे डांसर नहीं, डेंसर की बात कर रहा हूं। तो एक होता है आपका डेंसर, ठीक है। रेयरर का मतलब होता है विरलीकरण, और यहाँ पे डेंसर का मतलब होता है सघन, यानी जो मीडियम कैसा हो, सघन हो। जब मैं रेयरर की बात करूंगा तो यहां पे याद रखना, जब रेयर कब होगा, यहां पे रेयर का मतलब ये सघन है और यहां पे सघन नहीं है। सघन का मतलब यहां पे तरंगों के जो तरंग दैर्ध्य है वो यहां पे इनके बीच में तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे तरंगों के बीच में जो दूरियां है ना वो ज्यादा होगी, दूरी बढ़ जाएगी। और डेंसर जो होगा, इनमें क्या होता है, तरंगें बहुत पास पास में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सघन है तो इसका मतलब क्या है, तरंगें पास में होंगी। अब होगा कब, अब ये तब होगा जब यहाँ पे हवा का जो प्रेशर होगा, यानी वायु का जो प्रेशर होगा वो बताएगा कैसे। यहाँ पे अगर वायु का प्रेशर मैं कर दूं कम, तो प्रेशर अगर कम होगा, एक बार बताओ, जिस पर प्रेशर नहीं है तो उसके बीच में यहाँ पे कंप्रेशन क्यों होगा, वो तो दूर दूर जाएगा। तो इस वजह से ये क्या है, दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया, हवा के प्रेशर को बढ़ा दिया। अब जब प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे एक बार बताओ, इनके बीच में जो मीडियम जो है, इनके बीच में जो तरंगे जा रही हैं ये कैसी हो जाएंगी, प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो जाएंगी। तो आप बताओ, तरंगे यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज्यादा तो तरंगे पास पास, जब प्रेशर कम तो तरंगे दूर दूर। हमसे पूछा गया बिरलीकरण, बिरलीकरण का मतलब होता है रेयरर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, प्रेशर कैसा होगा, निम्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। सर थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यूज कर लिया करो प्लीज सर, गीत इंग्लिश तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, है यहाँ पे। तो ये तो हिंदी लिखी है, लेकिन मैं मोस्टली आपकी हिंदी इंग्लिश का यूज करता हूँ। मैंने आपको बताया ये इंग्लिश में लिखा है, ये भी आपका इंग्लिश में लिखा है। और मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, प्रेशर, प्रेशर का मतलब दाब होता है, दाब हिंदी है, प्रेशर इंग्लिश है। और बताइए, नाइन का ए सभी का आ गया ए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 10, ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव, अब एक नाव है उसको रोका गया है। रोकने पर यहाँ पे बताया कि लहरों से घिरी हुई है, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ लहरें आ रही हैं, तो पानी होगा तो लहर आएगी। तो लहरों लहरें तो आ रही हैं, लेकिन उनका जो तरंग दैर्ध्य है, यानी उनकी जो वेव लेंथ है, तरंगों यहाँ पे जो वेव आ रही है ना, लहरों की जो, लहरों को बोलते क्या, वेव ही तो बोलते हैं। तो वेव जो आ रही है, उनकी जो वेव लेंथ है वो कितनी है, 125 मीटर है। तो चलती तरंगों के चढ़ाव की गति, गति का मतलब यहाँ पे उनको वेग दे रही हैं, तो वेग देने पर वो 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की, अब नाव यहाँ पे हिलेगी, वेव वेव आएगी, तो वेव आने से नाव जो है वो गति में आ गई, और गति में आएगी तो इसका मतलब क्या है, नाव में कंपन होगा। तो वो कंपन क्या होगा, कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, बता दीजिए क्या होगा। सर नेट मर रहा है, इसलिए लेट आंसर आ रहे हैं। अच्छा,
पता नहीं, अब तो मरने मारने तक की बात है, आगे कोई इंसान को मार रहा है, किसी का नेट मर रहा है। इसका आंसर दे दो भाई। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो वेव आ रही है ना, उस वेव की वेवलेंथ पूछी गई है, वेवलेंथ बताई गई है, तो लैम्डा है हमारा कितना, 125 मीटर। ये तो हमारा हो गया तरंग दैर्घ्य के बारे में। अब उस तरंग दैर्घ्य ने किया क्या कि जो नाव थी उसको दे दी गति, यानी उसको दे दिया वेव, वेग दिया, तो क्या हो गया, वेग हमारा कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि जो नाव है, जो वेव पाने के बाद में क्या हो रहा है, वेव की वजह से ये नाव जो है वो हिल रही है, तो यहाँ पे उसके बीच में क्या हो रहा होगा, कंपन हो रहा होगा, आवृत्ति आ रही होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है, तो बता दीजिए। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, तो लैम्डा इक्वल टू होता है v अपॉन एफ। तो यहाँ पे b कितना है आपका 25, और एफ हमें यानी फ्रीक्वेंसी को निकालना है, और लैम्डा कितना दिया है 125, 25 से इसको काटोगे तो ये जाएगा 5, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 0.5 से इसको काटेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 20, और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो होता है आपका हर्ट्ज। तो क्या हो गया 0.20, 0.20 किसमें, ऑप्शन नंबर ए, 0.20 ऑप्शन नंबर ए। स्वागत नहीं करोगे हमारा भाई विशाल चौहान का, भाई स्वागत है आपका। आप बताइए क्या किया जाए आपके लिए। राधे भाई, हर्ष वर्मा भाई राधे राधे। चलो आगे आ गया, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। आगे बढ़ते, मैंने बोला कि लंगर डालकर एक नाव को रोका गया था। ठीक है, नाव को तो रोक लिया गया, लेकिन नाव के पास में कौन आ रही है, लहरें आती हैं। जब वेव आएगी तो वेव के पास में वेवलेंथ होगी, यानी कि जो दूरियां हैं, वेवलेंथ जो क्या होती है, वेव के बीच में दूरी जो होती है, तो वेवलेंथ इतनी थी 125। अब पूछा गया है जो चलती तरंग है उनके द्वारा नाव को जो गति दी गई है, वो गति हमारी ये है, हमें निकालनी है नाव के हिलने की आवृत्ति। तो आवृत्ति हमें निकालनी थी, फॉर्मूला पता था, लैम्डा इक्वल टू बी अपॉन एफ होता है। यहाँ पे बी वेग है, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य है। तो जो जो हमें दिया था वो यहाँ रख दिया, और इससे मैंने एफ निकाल लिया, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आंसर आ गया। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे रखी है इसमें 50 हर्ट्ज, इसका आवर्तकाल क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। आवृत्ति दी है और आवर्तकाल निकालना है, क्या आंसर होगा बताओ। ये तो आसान है। नहीं आ रहा आंसर, कोई बात नहीं है। देखो ध्वनि तरंग की यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी है, आवृत्ति जिसे बोलते हैं, आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इससे मैंने अपनी तरफ से, यानी आप अगर एन मानते हो तो एन मानो, मैं एफ मान लेता हूं, तो इसलिए मैंने एफ लिखा है। ठीक है, इसे बोलते हैं 50 हर्ट्ज, ये हमें दिया है। इसका आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल होता है टी, तो टी हमें निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो टी इक्वल टू 1/f होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसका मतलब क्या है 1/50 हो जाएगा। 50 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा, पॉइंट लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, फिर आपका 0 लगाऊंगा तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और 10 आपका आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो 0.02 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो गया। तो किन का आंसर आया है भाई, 0.5 सेकंड का आया, 0.02 सेकंड आया है। विशाल चौहान का आंसर सी। विशाल चौहान स्वागत तो कर लिया, देख लो अब इससे ज्यादा मुझे बोलना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे हो, हर्ष वर्मा भाई, तुम्हें नींद ही आती है, सो जाओ तुम। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों उड़ते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों। भाई जिस तरीके से करते हो, एक बार बताओ, हम लोग यहाँ पे आपके लिए रात में मेहनत करते हैं, हमें तो नींद नहीं आ रही, हमारे लिए क्या, हम यहाँ पे पढ़ाने ही तो आ रहे हैं, पढ़ा के यार 9, 10, 11, 10:30, 11, 12 भी बज जाते कभी कभी, तो हम लोग तो सोते नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन जो पढ़ने वाला है, जिसे वास्तव में मेहनत करनी है, वो यहाँ पे सोने की बात करता है, तो सो जाओ। 19-20 का ही तो फर्क है। फिर वही बात आ जाएगी, एक मीम आता है, 19-20 का फर्क है ये। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, वे वस्तुओं को अंधेरे में देख सकते हैं इसलिए उड़ सकते हैं।
बी कहता है कि उनके पैर कमजोर होते हैं और शिकारियों द्वारा उन पर हमला किए जाने की संभावना होती है, इसलिए वो उड़ सकते हैं। सी कहता है वे प्रकाश की चमक उत्पन्न करते हैं, इस वजह से उड़ सकते हैं। डी कहता है वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। और यहां पे आपको मिल गया होगा आंसर। पहले मिठाई बांटो, बाद में स्वागत करो। चलो, आंसर यहाँ पे हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। ठीक है, किसी का आंसर नहीं आ रहा, मैंने ही बता दिया। अल्ट्रासोनिक, यहाँ पे चमगादड़ जो है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़ते हैं। अब ये साउंड वेव्स जो होता है वो यहाँ से टकरा, यानी जब जाएगा तो अगर ये टकराएगा नहीं तो हाँ, चमगादड़ जो है वो आगे सीधा सीधा उड़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई मीडियम यहाँ पे होगा और मीडियम से ये जब टकराएगा तो टकराने के बाद में ये जो आपकी वेव्स है, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो आई थी, यहाँ पे क्या होता है, इनको इको के माध्यम से, प्रतिध्वनि के माध्यम से ये लौट के वापस जाती हैं। जब ये वापस जाती हैं तो चमगादड़ के पास पहुंचती हैं, तो चमगादड़ को सुनाई दे जाता है, समझ में आ जाता है कि सामने कोई ना कोई चीज है। तो वो क्या करता है, चमगादड़ इसके पास आते आते सीधे ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। आपने देखा होगा कि हम जब रात में घूमते हैं तो चमगादड़ आपके आसपास घूम रहे होते हैं, लेकिन आपसे नहीं टकराते। हमें लगता है कि टकराने वाला है, लेकिन फिर भी नहीं टकराता, क्योंकि उसके पास में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होता है, वो छोड़ता है, वो हमसे टकराएगा और टकराने के बाद में वो प्रतिध्वनि के रूप में, इको के रूप में वापस लौट के जाता है। जब वो वापस लौट के जाता है तो चमगादड़ को समझ में आ जाता है कि उसे सुनाई देने के बाद में उसे समझ में आ गया कि कोई ना कोई चीज है, तो उसके पास में आते 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 वो सीधे ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 कहता है विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी देश है क्या करता है, जब भी मान लीजिए विस्फोट करता है, तो विस्फोट मोस्टली पहले समुद्र में किए जाते थे। तो विस्फोट के कारण समुद्र तल पर क्या आती थी, वेव्स आ जाती थी। तो उन वेव्स के बारे में पूछा गया है, तो ये वेव्स होती कैसी हैं इनके बारे में इसने पूछा है। तो विस्फोट के कारण मान लीजिए यहां पर है आपके, वहां पे पानी, ये है आपकी समुद्र, और इस समुद्र में यहाँ पे कहीं पे कर दिया इन्होंने विस्फोट। अब जब ये विस्फोट किया इन्होंने इस जगह पे, तो विस्फोट करने के बाद में होगा क्या, यहाँ पे इनसे वेव्स निकलेंगी। जैसे मैंने बताया ना कि पानी में जैसे ही मैं पत्थर डालता हूं तो पत्थर डालने पे क्या होगा, वहां से वेव्स निकलती हैं। आप देखते होगे पहले पानी के जहां पे डिस्टर्बेंस हुआ था उस जगह पे निकलेगी, फिर वो आपकी धीरे धीरे आगे आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। तो आपने देखा होगा जैसे विस्फोट यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे आपकी वेव्स इस टाइप से चलती रहती हैं, इस टाइप से आती हैं। ठीक है, तो ये वेव्स बनती चली जाती हैं। अब विस्फोट के कारण समुद्र की लहरों में जो यहां पर, अब यहां पे क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कंपन होने लगता है। और जब कंपन होगा तो क्या होगा, कंपन होगा तो इसका मतलब है वो कौन सी तरंगें होंगी, तो वो अनुदैर्ध्य तरंगें होंगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब उनके बीच में कंपन होने लगेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे कंपन की वजह से यहाँ पे जो लहरें बनती चली जाती हैं, तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगें होंगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए यहाँ पे लंबवत होना चाहिए, लेकिन ये लंबवत ना होकर कैसे चलती हैं, ये बिल्कुल समांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। कॉल आ गया था, कोई बात नहीं है। इसका मतलब सर के आगे पीछे घुमा है, हाँ भाई हमारे आगे पीछे तो घुमा है चमगादड़। भाई तो चमगादड़ तो रात में घूमते ही हैं, हम जब बाहर निकलेंगे तो चमगादड़ तो हमें कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने देखा है कि चमगादड़ जब घूमते हैं तो टकराते नहीं है। हमें लगता है कि हमसे टकराने वाला है, हम नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन वो हमसे पहले ही तब होशियार है, वो पहले से ही ऊपर की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी बिल्कुल नेक्स्ट, लो अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 14। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति होती है एफ इक्वल टू होता है 1/t। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, टी यहाँ पे आवर्तकाल है, तो टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तुरंत आंसर आ गया। यूनिट की बात करेंगे, चलिए यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आवर्तकाल की यूनिट यानी सेकंड है, तो ये हो जाएगा 1/सेकंड, यानी पर सेकंड इसकी यूनिट होगी है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी पर सेकंड को कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। ठीक आया समझ, हाँ जी ए आंसर। अब सबका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विलरन, संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन और विरलन का मतलब रेयर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, कि बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ए कहता है भाई आयाम,
बी कहता है तरंग दैर्घ्य, सी कहता है तरंग का वेव और डी है यहाँ पे आवृत्ति। तो यहाँ पे एक बात अभी मैंने बताया था कि जब यहाँ पे सघन माध्यम होगा, सघन का मतलब क्या होगा, यानी सघन का मतलब होगा डेंसर। अब जब यहाँ पे डेंसर मीडियम होगा तो डेंसर मीडियम कब होगा, जब यहाँ पे प्रेशर हाई होगा। और यहाँ पे रेयरर यानी विरलन जब आएगा कब, जब यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर लो होगा। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब पूछा गया है कि दो संपीड़न लगातार हो जाएं, ठीक है, यानी दो संपीड़न लगातार हो। तो लगातार का मतलब कि इस संपीड़न का मतलब है जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा यानी कंप्रेशन हो रहा होगा, तो यहाँ की जो वेव्स हैं वो इस तरीके से पास 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 इस तरीके से चल रहे होंगे। ये तो हो गया पहला। लेकिन उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है विरलन। तो यहाँ पे अभी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा संपीड़न लगातार कैसे है, तो यहाँ पे विरलन आएगा और इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। अब इसके बाद में लगातार दूसरा संपीड़न आएगा यानी प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही चलेगा और फिर उसके बाद में दूरी फिर बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, लगातार दो संपीड़न, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे फिर प्रेशर ज्यादा और आगे प्रेशर कम। तो जब इस तरीके से चल रहे हों तो हमसे ये पूछा गया है कि जो यहाँ पे लगातार दो संपीड़न चल रहे हैं या फिर लगातार दो विरलन चल रहे हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये आपके दो संपीड़न है और इन संपीड़न के बीच की दूरी यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसे क्या कहा जाता है, इसे वेव लेंथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो भाई लगातार संपीड़न हो चाहे वो विरलन हो, इन दोनों के बीच की यानी तरंगों के बीच की जो दूरी होगी उसे वेव लेंथ ही कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य ही कहा जाता है। आंसर क्या होगा, विदुला का ए आंसर, ये तो पुराना है, बच्चे अभी पढ़ लो। गीता सागर का आंसर बी है, गौरी गौतम का आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने अभी बता ही दिया था कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन का बस पूछने का तरीका अलग कर दिया, लेकिन क्वेश्चन आप देखो ना सेम ही क्वेश्चन है। दिए गए वेग पर, यहाँ पे वेग दिया है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए, आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, और तरंग दैर्घ्य दिया है यानी लैम्डा। अगर ये तीनों चीजों की बात हो रही है तो इसका मतलब एक फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू बी अपॉन एफ। और यहाँ पे स्थिर वेग है, यहाँ पे वेग क्या है, कोई एक वेग दे दिया, ठीक है मान लीजिए, और इन्होंने क्या बढ़ाया कि आवृत्ति को बढ़ाया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा होगा कम, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो लैम्डा होगा कम, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो लैम्डा होगा ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा। तो बताओ तरंग दैर्घ्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि किसकी, तरंग दैर्घ्य में कमी आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या आया है भाई, बी ही होगा, कॉपी कर लो। विशाल चौहान ने आंसर सी दिया है, गीता सागर का, गौरी का, हर्ष वर्मा का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो इसके साथ में यानी 16 का आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 तो बहुत ही या बिल्कुल ही बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये आपका ग्रुप डी में, यानी जो आपका ग्रुप डी हुआ था 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य का निरूपित करता है। तो इतनी देर से मैं यही पढ़ा रहा हूं कि लैम्डा इक्वल टू होता है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा इक्वल टू तरंग दैर्घ्य होती है। आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो लैम्डा यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्घ्य है, तो मिल चुका है आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 आपका क्या कहता है, तरंग का आयाम क्या होता है, और आयाम को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एम्पलीट्यूड के लिए लिखा गया है। ए कहता है कि तरंग की एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। बी कहता है कि माध्यम के कणों के द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, यानी मध्य स्थान से ऊपर हो या मध्य स्थान से नीचे की तरफ। सी कहता है एक तरंग लंबाई के बराबर की दूरी। डी कहता है 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी ही हमारा क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, विदुला। चलिए आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। देखो होता क्या है, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं यानी आयाम की बात करेंगे। तो आयाम जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं,
और यहाँ पर जब मैं एम्पलीट्यूड की बात करूंगा वेव के लिए, तो आपने देखा होगा वेव को मैं इस तरीके से चला रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से आपकी वेव चल रही है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये क्या है, ये आपका माध्य अवस्था कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, या फिर इसे कहेंगे माध्य अवस्था। अब इस माध्य अवस्था के आप एक बात देखोगे कि यहाँ पे कुछ तो ये तो है यहाँ तक, यानी इसकी जो ऊंचाई और इसकी गहराई दोनों को देखोगे तो ये मैक्सिमम है, ये यहाँ से नीचे की तरफ में नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या है, जितना ये ऊंचा गया है उतना यहाँ पे नीचे की तरफ में कुछ और नीचे की तरफ में गया है। तो दोनों तरफ में यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों तरफ में यहाँ पे इसके पास में ऊंचाई और गहराई है। तो ये मैक्सिमम जो है, इस मैक्सिमम को हम क्या कह रहे हैं कि माध्य अवस्था से मैक्सिमम यानी ऊपर की तरफ हो या माध्य अवस्था से नीचे की तरफ में हो, इसे ही हमने क्या बोला है, आयाम बोला है, एम्पलीट्यूड बोला है। ऑप्शन नंबर बी कहता है यहां पर यही कि माध्यम के कणों के द्वारा मध्य स्थान से किसी भी तरफ या तो ऊपर या फिर नीचे तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वही क्या कहलाती है, वही आयाम कहलाती है। ठीक है जी। आता है अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई, मैं तो नहीं सुनता, क्या सुन रहे हो, क्या है, चलिए छोड़ो। गीता सागर का आंसर आ गया बी, गौरी का आंसर है बी। क्वेश्चन आता है 19 कहता है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है, ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति जिसे हम एफ कह रहे हैं यानी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, कितना दिया है, 200 हर्ट्ज दिया है। चलो लिख लिया 200 हर्ट्ज। इसकी तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है, यानी लैम्डा हमें दिया है क्या, 2 मीटर दिया है, ये भी मैंने लिख लिया। अब कह रहा है कि ध्वनि की तरंग की चाल ज्ञात करनी, यानी वेग जो हम निकाल रहे हैं वो पता करना है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एफ होता है। इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू दी है हमें 2, बी हमें निकालना है, एफ हमें कितना दिया है 200। तो अब आपका क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा 400। आंसर आपको 400 मिल गया। क्या है ये, मीटर पर सेकेंड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी किसका आया है, 19 का डी गौरी का और विशाल चौहान का है, विदुला का आंसर, गौरी गौतम का। यू राइट गीता जी। गीता ने क्या बोल दिया ऐसा, भाई हर्ष वर्मा रुक जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी है कि एक और है, अच्छा ये वो सेम क्वेश्चन आ गया, आखिरी है ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, यहाँ पे हमें तरंग दैर्घ्य निकालनी है, और ये आपके लिए मैं सोच रहा हूँ होमवर्क में दूं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिसकी आवृत्ति 820 हर्ट्ज है, आवृत्ति दी है यानी फ्रीक्वेंसी दी है, और गति यानी वेग दिया है यहाँ पे 420 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर निकालना है, और आंसर इनमें से एक होगा, ये तो पता ही है। तो इसका आंसर आप निकाल के बताना और कमेंट में इसका आंसर देना है। तो जल्दी से आपको अभी आंसर दे सकते हो तो अभी दे दो, नहीं तो बाद में आप आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 20 आज के फिनिश होते हैं। वेव का चैप्टर जो आपका मैंने स्टार्ट किया है अभी फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अभी तरंग के बारे में, प्रकाश के बारे में हमें अलग से पढ़ना है, क्योंकि यह वास्तव में अलग से चैप्टर दिए। वेव आपका एक अलग चैप्टर है, और वेव से ही रिलेटेड आपका प्रकाश, ध्वनि, ये दोनों आपके अलग चैप्टर में आते हैं, तो हम इनको भी पढ़ना है। तो इसी तरीके से आगे क्लास चलती रहेगी। और आपको ये क्लास कैसी लगी, मुझे लगता है पसंद आई होगी। कॉपी करो, कुछ भी करो, बस आंसर दो। आंसर आ क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं, जैसे गीता सागर ने 2.52 दिया है, रूबी गौतम ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, और इसी के साथ में कॉपी करने पर आपका आंसर हो जाता है गलत, और ये आंसर आएगा ही नहीं। अब बता दीजिए आंसर क्या होगा, ठीक है। कॉपी करना अलग है, इतनी देर से कॉपी और पेस्ट की बातें चल रही हैं, इससे अच्छा है कि आप लोग अपनी तरफ से अपनी तरफ से क्वेश्चन किया करो, तो आपके आंसर आसानी से निकल के आएंगे। दूसरे का कॉपी करने से फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। बाय, गुड नाइट। चलिए ठीक है, आपको क्लास पसंद आई होगी, और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर करिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आपके लिए सीटेट का एक बैच लेके आ रहे हैं। शायद बैच ना हो तो आपके लिए पेडागॉजी, जो कि जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, पेडागॉजी
और उसके अलावा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए भी हम कोर्स लेके आ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में CTET की तैयारी करना चाहते हैं टीचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन के लिए आपको CTET क्वालिफाई करना जरूरी है, तो आप उस क्लास के लिए उस क्लास में जुड़ सकते हैं। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पर कोई बंदा है जो भी पढ़ना चाहता है CTET के लिए तो वो अपनी टाइमिंग हमें बता सकता है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपके लिए क्लास लेके आएंगे। बाकी यहाँ पर आपको फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, ये रात में 9 बजे मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूँ, और रोजाना आपकी अभी फिजिक्स चल रही है, इसके बाद में आपकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी आएगी। और आप मेरे साथ में GS के लिए क्लास लेना चाहते हैं तो सुबह आपको 12 बजे क्लासेस आपको यहाँ पे दी जाती हैं जो रोजाना चलती है SSC GD के लिए। मैं SSC GD या फिजिक्स ये नहीं कहूँगा कि केवल रेलवे के लिए और SSC GD के लिए है, ये अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपसे SSC GD हो या फिर SSC CHS हो, CGL हो, कोई भी एग्जाम जिसमें आपका कह सकते हो कि GS पूछा जाता है, तो आपके लिए वो 12 बजे वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। और जिसमें आपका साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, भले ही ये रेलवे के लिए है लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल रेलवे के लिए, रेलवे को ध्यान में रख के बनाएगी, लेकिन आपके लिए एग्जाम जिस एग्जाम में आती है सब में ये फायदा करेगी, ऐसा नहीं है छोड़ दोगे। ठीक है जी, क्लास समाप्त होगी। अब भाई ASP आ जाओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, आपको क्लास पसंद आई होगी। चलिए इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।